हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं चर्चा करने ईस्ट एशिया समिट के ऊपर में। जी हां साथियों, रिसेंटली क्या हुआ है, 17th ईस्ट एशिया समिट हुआ है, जिसके अंदर में भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी गए हुए थे और उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में भारत का इंपॉर्टेंस बताया है और साथ ही साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है फ्री इंडो पैसिफिक। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, इन सारे चीजों के ऊपर में मैं चर्चा करूंगा। समिट के अंदर में क्या प्रमुख बातें सामने निकल के आई, ईस्ट एशिया समिट क्या है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर में जानकारी देने वाला हूं। पर एक बार मैं चाहता हूं कि आप प्लीज वीडियो को शुरू होने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वो चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 से। मैं एक मिनट हाइलाइटर ले लेता हूं सबसे पहले। ओके, तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने कहा है कि ईस्ट एशिया समिट के अंदर में कि फ्री इंडो पैसिफिक के बारे में। अब ये फ्री इंडो पैसिफिक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कोटेड लाइन है। पूरे समिट का जो मुद्दा है वो है फ्री इंडो पैसिफिक। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो उठाया गया है वो वही उठाया गया है कि भारत चाहता है कि हमें जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, हमको जरूरत है फ्री, ओपन एंड ट्रेडिंग इंडो पैसिफिक की। ठीक है, तो ये साथियों हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर में चर्चा करेंगे। तो साथियों याद रखिएगा, 70th ईस्ट एशिया समिट हुआ है। कहां पे हुआ है, कंबोडिया के अंदर में। एसएससी एग्जामिनेशंस में या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशंस में ये सब छोटे छोटे चीज पूछ ली जाते हैं एमसीक्यू के अंदर में कि लास्ट जो 17th ईस्ट एशिया समिट था वो कहां पे हुआ था या फिर किसके द्वारा उसे इनॉग्रेट किया गया था। तो ये सब चीजें पूछ ली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि छोटे छोटे कीवर्ड्स को याद रख ले। एटलीस्ट ये सब चीजें तो लिखना पॉसिबल नहीं है। अब इतना आप करंट अफेयर में लिखने बैठ जाओगे तो यूपीएससी के एस्पेक्ट से तो आपका करंट अफेयर बहुत है, प्रीलिम्स तो आउट ऑफ लिमिट है। तो इसलिए साथियों नोट्स ना बनाएं, मैं पीपीटी सामने दिखाता हूं। आप चाहे तो वीडियो को 2-3 बार देख लें, पॉज करके देख लें, लिख लें अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन कोशिश करें कि आप उन्हीं पॉइंट्स को लिखें एटलीस्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोशिश करें कि याद रखने का। इंपॉर्टेंट हर कुछ है जो मैं पीपीटी में दिखाऊंगा, लेकिन आपको वो सब चीजें ध्यान में रखना है। आप कोशिश कीजिए कि आपका ध्यान में ज्यादा रहे इंस्टीड ऑफ लिखना। अगर आपसे नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, आपको चीजें याद नहीं रखती है, उस केस में आप लिख सकते हो, शायद आपको लिखने से फिर वो चीजें याद हो जाएं। चलिए, तो याद रखिएगा साथियों, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा अटेंड किया गया है 7th ईस्ट एशिया समिट, जो कहां हुआ है, कंबोडिया के अंदर में। पहला मुद्दा क्या उठा है, पहला मुद्दा उठा है इंडो पैसिफिक रीजन। अब आप लोगों को पता है साथियों कि इंडो पैसिफिक रीजन भारत का ये वाला है, गलत घेरा हो गया, जो घेरा ब्लू वाला आप देख रहे हो ये है साथियों इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अंदर में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने आवाज उठाई है, क्या उठाई है कि ईस्ट एशिया समिट के अंदर में उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रमोट करें फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को। क्यों? क्योंकि यहां पे हम चाहते हैं कि जो हमारे शिप जा रहे हैं या फिर ओवर फ्लाइट जा रही है, जो विमान जा रहा है ऊपर से, उनको हम फ्रीली जाने दें बिना किसी संकोच के। क्यों संकोच के, ऐसा उन्होंने कहा, उन्होंने ये लाइन क्यों कहा, सबसे बड़ा मुद्दा कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही। पहला बात साथियों कि उन्होंने कहा कि जो चाइना का एग्रेशन है, चाइना बहुत एग्रेसिवली हो रखा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। क्यों? क्योंकि उसने क्या रखा है साथियों, मिलिट्री बेस बना दिया है आपका साउथ चाइना सी के अंदर में, जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड बन रहा है बात। यहां पे हमारे शिप्स को जाने नहीं देता, रोक देता है, चेकिंग के नाम पे रोक देता है, जिसके कारण से काफी लंबा समय लग जाता है हम लोग को सामान लाने से।
तो एक तरह से चाइना हमारे ट्रेड को, हमारे इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्षेत्र को क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं भला करना भारत का ये या फिर अमेरिका का या वो सभी देशों का जो उभर के सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, जहां पे चाइना लगातार मिलिट्री प्रैक्टिसेस को बढ़ा रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम करने की बात कही जा रही है। मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि चाइना का जो शुरू से साथियों रवैया है कि वो क्लेम करता है साउथ चाइना सी के अंदर में जो ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रुनेनिया है, उसके बाद मलेशिया है, वियतनाम है, ये सब कहता है कि वो उनका पार्ट है। जैसा कि आपको पता होगा कि वन चाइना पॉलिसी जो है भारत नहीं मानता है। भारत कहता है कि वन चाइना पॉलिसी, आप ये मानो कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन भारत ये सब चीजों को नहीं मानता, जिसके कारण से चाइना जो है लगातार अपना एग्रेशन दिखा रहा है और वो प्रयास कर रहा है डिस्प्यूट करने का हर देश के साथ। क्योंकि साथियों यहां पे क्या हो रहा है, रीजन जो साउथ चाइना सी के अंदर में जो ताइवान है, फिलीपींस है या मलेशिया है, वियतनाम है, इसको बाकी कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, जो चाइना को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके कारण से वो चाह रहा है कि हमारा इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो हमारा ट्रेड है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करे। साथ ही साथ साथियों बेल्जिंग के अंदर में उसने क्या रखा है, एक आर्टिफिशियल आइसलैंड बना दिया है, जो मिलिट्री बेस बना के रखा वहां पे कंप्लीटली। मैं आपको इमेज के माध्यम से शो करना चाहता हूं कि आप देख सकते हो कि बेल्जिंग के अंदर में साथियों चाइना ने बना दिया है अपना मिलिट्री बेस, जो बिल्कुल कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी से डायरेक्ट। साथ ही साथ चाइना का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जापान के साथ, उस पे भी जगदीप धनखड़ जी ने बात उठाया है कि डिस्प्यूट जो चल रहा है साथियों, डिस्प्यूट क्या चल रहा है कि जापान कहता है कि हमारा बॉर्डर लाइन यहां तक है, ठीक है, लेकिन चाइना कहता है कि हमारा बॉर्डर लाइन यहां पे है। यानी ये वाला जो क्षेत्र है साथियों इतने रेंज का, इसके अंदर में काफी डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में। तो उस जगदीप धनखड़ जी के द्वारा यह भी कहा गया कि जब तक हम बात नहीं करेंगे फ्री ट्रेड की, फ्री ट्रेड यहां से यह मतलब नहीं है साथियों कि मुफ्त व्यापार, यहां मतलब है जो बैरियर है, बैरिकेटर्स लगाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा में, चाहे वो नेविगेशन के ऊपर में हो, जो शिप से सामान आ रहा है, शिप से जो माल आ रहा है उसके ऊपर में, या फिर साथियों हम बात कर सकते हैं ओवरफ्लाइट के ऊपर में, यानी जो विमान से सामान जा रहा है या विमान से जो लोग जा रहे हैं उसके ऊपर में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो भी ऐसा डिस्प्यूट हमारा पाकिस्तान के साथ भी है कि पाकिस्तान से हम कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पाकिस्तान के थ्रू अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका कश्मीर वाला हिस्सा है वहां से जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अगर वहां से हम ट्रेड करते हैं तो वहां से हमको अफगानिस्तान का रास्ता, मैप नहीं लेके आया लेकिन आप मैप देख लेना, वहां से अफगानिस्तान का रास्ता और साथ ही साथ साथियों यूरोपियन नेशंस में अच्छे तरीके से सस्ता व्यापार करने में हम लोग को एक तरह का ओपन गेट मिलेगा, जो साथियों पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता, जिसके कारण से भारत को क्या करना पड़ता है, अपना सामान ओमान लेके यानी ओमान के रास्ते साथियों होके जाना पड़ता है, जिससे रन कॉस्टिंग बढ़ती है और तमाम तरह का डिले आता है। आपको ये सब बातें पता है। चलिए, तो आशा करता हूं आपको मीटिंग के जो हाईलाइट हैं वो समझ में आ गए होंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में मेन प्रमुख यहाँ पे बातें कही गई है। अब ये साथियों साउथ चाइना सी का मैं दिखा सकता हूं कि वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मतलब ये जो भी आइसलैंड है ना, ये चाइना बेचारा हमेशा ये कहता है कि ये तो ताइवान के पीछे हाथ धो के पड़ा है कि ताइवान मेरा हिस्सा, ताइवान मेरा हिस्सा। अरे भाई क्यों माने, एक देश को आपका हिस्सा क्यों माने, ये मुझे जानना है। लेकिन ये चाहता है कि नहीं, अगर तुम्हें चाहिए चाइना तुम्हारे मतलब फेवर में काम करे तो भैया जी इनके फेवर में बोल दीजिए, चाहे इंडिया के साथ उसका लैंड डिस्प्यूट हो या फिर एक्सेप्ट करने की बात हो, वन चाइना पॉलिसी या इस तरह की बातें हो। तो ऐसे साथियों अगर हम एक्सेप्टेशन दे देंगे तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो अनबैलेंस हो सकता है, और हम ऐसा काम भी नहीं करेंगे खास करके चाइना के साथ जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और उन्होंने साथियों ये भी कहा कि जो क्वाड की ग्रुपिंग है, क्वाड में साथियों कौन कौन है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, याद रखिएगा क्वाड के 4 मेंबर है। उन्होंने कहा कि ये लगातार टेंशन बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर में। जो यहाँ बेसिकली बात कहा गया ना साथियों, वो चाइना को डिस्प्यूट लेके पहला बात कहा गया है कि वो क्वाड से भी एकाएक चाइना ये सोचता है कि क्वाड जो है उसको एंटी चाइना बोलता है चाइना, जो मैंने ऑलरेडी ये चीज पे डिस्कस कर रखा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने ये बात साथियों बताया है क्लास के अंदर में
कि जो आपका क्वाड है उसको साथियों चाइना क्या बोलता है, इट इज एंटी चाइना, यानी ये चाइना के खिलाफ बनाया गया है। या फिर वो कहता है कि ये नाटो का ही एक तरह से क्या है, मेंबर है। साथ ही साथ उन्होंने जब जगदीप धनखड़ जी ने और क्या बात उठाया, उन्होंने कहा कि जो फूड और एनर्जी सेक्टर में प्राइस राइज हो रहा है उसको लेकर, क्योंकि आपको पता है साथियों किसी भी इन्फ्लेशन का जो कोर माना जाता है वो माना जाता है फूड और फ्यूल। याद रखिएगा कोर इन्फ्लेशन मैंने बहुत बार चर्चा किया है, अगर आप ध्यान से नहीं इन सब चीजों को पढ़ोगे तो फिर आप नहीं समझ सकते चीजों को, फिर आपको ये बाद में क्या करेगी, परेशानी क्रिएट करेगी। तो फूड और फ्यूल क्या है साथियों, फूड और फ्यूल याद रखिएगा, फूड एंड फ्यूल is the core inflation of any country। सो उन्होंने इसके ऊपर में बात उठाया है कि भाई जो यूक्रेन और रशिया का बारे, डायरेक्टली तो वहां पे बोल नहीं सकते थे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि जो फूड और फ्यूल का जो डिस्प्यूट है, क्योंकि जो रशिया के द्वारा यूक्रेन पे अटैक किया गया है उसके कारण तमाम तरह के जो गेहूं के अनाज है वो बर्बाद हो गए हैं, और जो भी सप्लाई करता था यूक्रेन अदर कंट्रीज को वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, और भारत को तो नहीं लेकिन अदर कंट्रीज जैसे आपका यूएस वगैरह हो गया। तो इस केस में साथियों कहीं ना कहीं आपका प्राइस राइज हो रहा है, और उसके कारण से दूसरे चीजों का भी प्राइस राइज हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के ऊपर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और भारत चाहता है कि बाजरा के ऊपर में हम लोग फिर से चर्चा करें, जो मिलेट्स है उसके ऊपर में लगातार भारत चर्चा कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2022 क्या है, 2023 क्या है, तो इसके ऊपर में मैंने एक स्पेशल क्लास ले रखा है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ईस्ट एशिया समिट है क्या, तो ईस्ट एशिया समिट साथियों एक तरह का स्ट्रेटेजिकल डायलॉग है, जो जिसका प्रमुख कारण क्या है बनाने का, इसका प्रमुख कारण है कि पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल चैलेंजेस को जो भी फेस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जाए। इसकी शुरुआत साथियों इसको किसके द्वारा बनाया गया था, इसको बनाया गया था मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम महारतिन बिन मोहम्मद, अगर मुझे नाम प्रोनाउंसिएशन में गलती आ रही होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा साथियों, महाथरीन बिन मोहम्मद ऐसे इनका नाम है। ये नाम इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सब चीजें याद रखना, वन लाइनर में पूछ लिया जाता है आपसे कि क्या नाम था, किसके द्वारा बनाया गया था, ओरिजिन क्या है इसका, ये सब पूछ लिया जाता है। ईयर तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके मेंबर कौन है साथियों, तो एशियन कंट्रीज तो इसके मेंबर हैं ही। एशियन में आपको पता है कौन कौन से टॉप 10 कंट्रीज आते हैं, अपने भारत भी आता है एशियन कंट्रीज के अंदर में, सॉरी एशियन कंट्रीज में भारत नहीं आता, भारत तो इसका मेंबर है ही साथियों। एशियन कंट्रीज के साथ साथ और 8 मेंबर कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। ये साथियों एशियन मेंबर्स हैं, एक तरह से कंट्री के नहीं सॉरी मेंबर हैं। और भारत जो है साथियों इसका फाउंडिंग मेंबर है। याद रखिएगा भारत वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। इसकी चेयरशिप कैसे मिलती है साथियों, तो जो इसकी चेयरशिप भी वैसे ही चेयर रोटेशन आपका पोजीशन चलता है, यानी पहला ए फिर एस फिर ई फिर ए फिर एन, ऐसे रोटेशन होता है, और इसी रोटेशन पे साथियों मिलता है आपका एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड भूल रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक तरह से आप समझो कि कौन इसे अपने देश में मतलब इनोग्रेट करेगा, या मतलब कहां पे समिट होगा, ये समझिए आप, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए मैप लाया है जो आपको एशियन +3 रिकैप, उसके बाद AANZFTA और ईस्ट एशिया समिट क्लियर करेगा। एशियन में कितने कंट्रीज है, एशियन +3 में कितने कंट्रीज हैं, रिकैप में कितने कंट्रीज हैं, और ईस्ट एशिया समिट के अंदर में कंट्रीज है। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैप आप बना लेते हो या इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हो तो ये आपको चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जहां पे आप चीजों को एक प्रिसाइड वे में कर सकते हो, जो आपको इजी होगा जब आप तैयारी करोगे प्रीलिम्स की या मेंस की, तो वहां पे चीजें आपको ये तुरंत रिकैप हो जाएगी, जिसके कारण से आप अपने रिवीजन को फास्ट कर सकते हैं। तो आशा करता है साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि ईस्ट एशिया समिट के ऊपर में 3 प्रमुख बातें सामने निकल के आई। एक तो पहला आया कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो डिस्प्यूट चला है वो, दूसरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स के ऊपर में, और दूसरी बात जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है किसके अंदर में, फूड और एनर्जी सेक्टर्स के ऊपर में, उस पर प्रमुख बातें सामने निकल के आई है। बेसिकली समिट में साथियों चाइना को ही इनकाउंटर किया गया है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो वो एक ही है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वो है चाइना।
आपको बताना साथियों कि भारत जो ईस्ट एशिया समिट का हिस्सा है, तो इसके भारत को क्या क्या फायदे होते हैं, ये चीजें आपको थोड़ा रिसर्च करना, जाके थोड़ा सा न्यूज पढ़िए, आप भी कुछ पढ़िए। अगर मैं सब चीजें पढ़ा दूंगा ना, तो आप अपने से कुछ रिसर्च नहीं कर पाओगे। तो मैं इंपॉर्टेंस लिख सकता था, लेकिन सोचा कि नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं लिखूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जाके इंपॉर्टेंस खुद लिखिए, ताकि आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। आशा करता हूं आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कैसे लगा वीडियो लिखना ना भूलें। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।